मेरा नाम नंदिनी है। जब मैं 1 साल की थी तभी मेरे माँ-बाप की एक्सीडेंट होने से मौत हो गई थी और मैं अपने नाना-नानी के साथ रहती थी। क्योंकि मेरे माँ-बाप की मौत हो गई थी और उनकी मौत होने के बाद मेरे पापा के घर वालों ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। इसीलिए मुझे नाना-नानी के हवाले कर दिया गया था। मेरे नाना घर में ही रहते थे, मगर जब मेरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर पड़ गई तो नाना भी दोबारा से काम करना शुरू कर दिया था। मेरे नाना कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी थी और वह मेरी माँ ही थी। वे अब इस दुनिया में नहीं थी। नाना ने मेहनत करके अपना घर बना लिया था और उसी में एक छोटी सी दुकान थी। वही दुकान चलाते थे, जिससे घर का खर्च चलता था। मेरी पढ़ाई का भी खर्च उठा रहे थे। उन्होंने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मेरी परवरिश बिल्कुल उसी तरह से की थी जैसे उन्होंने बहुत साल पहले मेरी माँ की परवरिश की थी। वे दोनों मुझे देखकर बहुत खुश रहते थे और मैं भी उनको अपनी ज़िंदगी मानती थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए कभी मुझे माँ बाप के ना होने का एहसास नहीं हुआ था। नाना नानी ने मेरी बहुत मदद की थी और आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना भी शुरू कर दिया था। समय इसी तरह से गुजर रहा था। फिर मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और मेरी शादी वे करवाना चाहते थे, क्योंकि नाना की तबीयत खराब रहने लगी थी और मेरी नानी भी बीमार ही रहती थी। नाना नानी पूजा करने के लिए जाते थे, तो वो एक लड़का वहाँ पूजा करने आता था जिसका नाम राहुल था। वो वहाँ पर रोज़ आता था। वहीं पर उसकी बात मेरे नाना नानी से हुई थी। वह बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था, हर किसी की इज्जत करने वाला और भगवान की पूजा अर्चना में वो भी उसका मन लगता था। उसको ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके परिवार को अच्छे तरीके से संभाल सके। मेरे नाना ने उसको मेरी फ़ोटो दिखाई तो उसने मेरी फ़ोटो देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं भी उसको पसंद आ गई थी। मैंने कभी भी नाना नानी को किसी बात के लिए मना नहीं किया था। अगर उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला लिया था तो सोच समझ कर ही लिया होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी थी। और फिर 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में मेरी सास, जेठ जेठानी थे। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इन सब का बर्ताव अच्छा था। मैंने भी कभी इन लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं की थी। मेरा पति मेरा ध्यान रखता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और शादी के 3 महीने बाद ही मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी। मैं बहुत ही रो रही थी और अकेली हो गई थी, मगर मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया था। और फिर नानी के चले जाने के बाद मैं अपने नाना के पास घर आकर रहने लगी थी। 1 महीने में उनके पास रही थी। मैंने उनकी सेवा की थी, मगर नानी के जाने के बाद उनको सदमा लग गया था और उनको हार्ट अटैक पड़ गया और वो भी मर गए। अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, मगर राहुल मेरा साथ हमेशा खड़ा रहता था। मैं अपने नाना के घर में ताला लगाकर अपनी ससुराल आ गई। मेरे नाना की मृत्यु के बाद उनका घर मुझे मिल गया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे यह खबर मिली थी कि मेरे नाना नानी के घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जब मैं अपने पति के साथ वहां पहुंची तो कुछ लोगों ने मेरे नाना के घर पर ताला तोड़कर और घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे नाना ने कुछ समय पहले कारोबार शुरू करने के लिए उनसे उधार लिया था और उनसे वादा किया था कि जल्द ही दे देंगे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है तो इस घर पे हमारा कब्जा है। उन्होंने सोचा उनकी मृत्यु के बाद इस उधार को देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि ना तो उनका कोई बेटा है और ना ही बेटी। मगर मेरे पति उधार अदा करने के लिए तैयार थे, लेकिन जितनी रकम इन लोगों ने बताई थी वे देना हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। मेरे नाना कभी भी किसी से उधार नहीं मांगते थे। उन्होंने सोचा मेरी शादी हो गई है, ऐसे में सवाल करने वाला कोई भी नहीं होगा, वे अपने कब्जे में ले लेंगे। मेरे पति ने इस मामले में मेरा साथ दिया और मुझसे वादा किया कि इन लोगों को घर कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इन लोगों ने इस घर को अपने कब्जे में ले लिया था। मैंने बहुत मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह से इस मसले को हल किया जाए और इस घर को वापस लिया जाए, क्योंकि वह मेरे नाना की निशानी थी। मैं ऐसे किसी इंसान के हाथ में कैसे दे सकती थी। अभी मामला चल ही रहा था कि लेकिन इसके कोई भी फैसला नहीं आया था। 7 महीने गुजर गए थे। एक दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया।
मैंने उनका इलाज करवाने के लिए अपने गहने तक बेच दिया। यहाँ तक कि मेरी नानी ने जो मेरे लिए इतना कुछ बनाया था, सारे गहने बेचकर अपने पति के इलाज पर लगा दिया था। लेकिन फिर भी मेरे पति की जान ना बच सकी और वह भी इस दुनिया से चला गया। उसके चले जाने के बाद मेरे ससुराल वाले मुझसे दूर रहने लग गए। उन्होंने मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे। इसके बाद मेरे नाना नानी मुझे छोड़कर चले गए। अब जिससे मैं शादी करके इस घर में आई थी, उनका बेटा भी चला गया था। मेरे ऊपर दुखों का तो पहाड़ टूट पड़ा था। सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया था। जो ससुराल वाले कल तक मेरे साथ थे, आज वे मेरे दुश्मन हो गए थे। वो तो मुझे रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरी सास मेरे साथ थी, मुझे रखने को तैयार थी, लेकिन मेरे जेठ तैयार नहीं थे। वो इसीलिए नहीं थे कि उन्हें हिस्सा देना पड़ेगा। फिर मैं उनके घर की बहू थी, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा और आधा पैसा हमको देना पड़ता। वो सब कुछ हजम करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रह गया था और मेरे नाना नानी का घर था, वह भी अब किसी ने कब्जा कर लिया था। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही कोई ऐसे रिश्तेदार थे जिसके पास मैं चली जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी एक सहेली थी बचपन की जो बहुत ही अच्छी थी। मैं उसी के पास चली गई। उसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। लेकिन अब मैं कब तक ऐसे रह सकती थी। मुझे अपने लिए खुद कुछ करना था और अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए कुछ सोचना भी था। मेरी सहेली ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना ही था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं पढ़ी लिखी तो थी ही, इसीलिए मुझे नौकरी भी मिल गई थी और मैंने अपने लिए किराए का घर देखना भी शुरू कर दिया था। मेरी सहेली ने मुझे मना किया था और यहाँ कहा था कि कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ रुक सकती हो। लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया था और उसी में रहती थी। मगर मेरे घर में खाना बनाने के लिए अभी कोई भी सामान नहीं था। जब मुझे सैलरी मिली, मैं घर के एक गैस लेके आई और राशन का सामान लाई। मेरी ज़िंदगी अब अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन जब भी मैं राशन लेने जाती तो वह दुकानदार मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखता था। मगर मैं सामान लेकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती थी। एक दिन मेरी पड़ोसी ने मुझसे कहा कि वह दुकानदार बहुत गंदा है नज़र का, उससे तुम दूर ही रहा करो। वो बहुत सी औरतों के साथ गलत काम कर चुका है। एक दिन मैं सामान लेने गई तो वह मुझसे शादी करने के लिए बोलने लगा। मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन फिर भी उस इंसान ने जवाब नहीं दिया था। मुझे कुछ नहीं कहा, खामोश होकर एक तरफ हो गया। उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक कोई दीवार से कूदा। मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद वही दुकान वाला इंसान होगा जो मेरे कमरे में घुस आया है, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने ऐसे ही बताया था। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उस आदमी को थप्पड़ भी मारा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने खड़ा आदमी दुकानदार नहीं था, बल्कि उस पड़ोसन का पति था, जिसे एक दो बार मैंने मोहल्ले में देखा था। उसने मुझसे कहा था कि मुझे इस मामले में कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। यह तो वही आदमी था जो मेरे घर में मौजूद था और अजीब नज़रों से बोल रहा था। मेरे पास आया, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वह जानता था अभी मैं फ़ौरन ही चीखना शुरू कर दूंगी और सभी लोगों को जमा कर लूँगी। इसीलिए उसने सबसे पहले मेरे मुंह पर हाथ रखा और घसीटता हुआ मुझे कमरे में ले गया। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं कमज़ोर औरत थी और वह एक मर्द था, मैं कहाँ उसका मुकाबला कर सकती थी। वह ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले आया, लेकिन इससे पहले कि वो मुझको कोई नुकसान पहुंचाता, मेरे घर का दरवाज़ा खुला था और कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, जिनमें से मोहल्ले के कुछ लोग थे और वही दुकानदार भी था। उनके साथ ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्हें लेकर यहाँ आया है। इन सब लोगों को यहाँ देखकर मैंने सुख की सांस ली और इस इंसान को धक्का देकर मैं बाहर आ गई। मैंने बाहर आते ही सब लोगों को उस इंसान की असलियत बता दी। सब लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था और मारते हुए मेरे घर से बाहर लेकर चले गए थे। मैंने जब दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में आकर बैठ गई, सुबह सारा मामला खुलकर सामने आ गया था कि पड़ोसन का ही पति, जो अच्छा आदमी नहीं था, वही मोहल्ले की औरतों को तड़पाता था और मौके देखते ही उनके घर में घुस जाता था।
उनके साथ गलत काम करता था और उन्हें डरा धमका कर कहता था कि कोई भी उसका नाम नहीं लेगा, बल्कि अगर उससे पूछा जाए तो वो यही कहेगी कि वे दुकान वाला आदमी था जो उसके घर में घुस आया था। सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके घर के किसी इंसान को मार देगा या किसी बच्चे को मार देगा। और औरतें डरती और वे चुप हो जाती थीं। अपने साथ हुए जुल्म को किसी से भी बयान नहीं करती थीं। अगर किसी को पता चल जाता, सारा इल्ज़ाम दुकानदार के ऊपर लगा देते थे। वो तो शरीफ इंसान था, वे तो आज तक सारी बातें खामोशी से बर्दाश्त करता आया था, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी बेगुनाही सब लोगों के सामने ज़रूर आएगी। वे लोगों को बताने की, समझाने की बहुत कोशिश करता था। यह सारे मामले में उसका कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन लोग उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे और ना ही सुनने के लिए तैयार थे। ऐसे मामले में औरतों की गवाही को ही महत्व दिया जाता है। मोहल्ले की औरतें ही उसके खिलाफ गवाही देती थीं, तो ऐसे में लोग उसकी बातें कहाँ से सुनते। सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाता था। वे बहुत बार मोहल्ले वालों ने भी सोचा कि उसे यहाँ से निकालने के लिए भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका बड़ा भाई किसी बड़ी पोस्ट पे था, जिसकी वजह से लोग उसे नहीं निकाल पाते थे और खामोश हो जाते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो तो वहाँ से जा सकता था, लेकिन वह इस तरह से इतने सारे इल्ज़ाम अपने साथ लेकर नहीं जाना था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा कि जब मैं इस मोहल्ले में रहने के लिए आई थी तो वह जानता था कि पड़ोसन के पति की मेरे ऊपर भी गंदी नज़र है। वह मौके की तलाश में था। इसी तरह चलता आ रहा था कि सारे इल्ज़ाम उस दुकानदार पर आ जाते थे। इसकी वजह से न सिर्फ मोहल्ले वाले की औरतें, बल्कि उस आदमी की पत्नी खुद उस दुकानदार को ही गलत समझती थी, जबकि हकीकत का पता नहीं था। वह दुकानदार तो बहुत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। उसने कभी भी किसी को गलत नज़र से देखा ही नहीं था और उसने मुझसे शादी की बात सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वह जानता था कि इस घटिया इंसान की नज़र मेरे ऊपर है और वह मौके की तलाश में मेरे साथ यही गंदा काम करेगा। वो मौके की तलाश में मिलकर मुझे यह बताना चाहता था। मुझसे शादी करके वह उधर से मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, मगर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने इनकार कर दिया और उसको थप्पड़ भी मार दिया था। मैंने उसे थप्पड़ मारा तो कुछ लोगों ने मुझे उसे थप्पड़ मारते हुए भी देखा था और इसका फ़ायदा वो आदमी उठाना चाहता था और मेरे घर पर आ गया था। मेरे घर में आ गया ताकि बाद में लोग यही समझें वही दुकानदार मेरे घर आया था जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। वो अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए आया होगा क्योंकि मैंने लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारा था। यही उसका काम था। वह इसी तरह के काम करता था। किसी न किसी तरह इस दुकानदार को इन सारे मामले में फंसा देता था और वह इंसान चाहकर भी किसी को भी सफाई नहीं दे सकता था। लेकिन आज सबके सामने सच्चाई आ गई थी कि कैसे लोग अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं और सीधे इंसान का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारी बेगुनाही एक ना एक दिन सामने ज़रूर आ ही जाती है। कभी किसी के साथ गलत ना करें, नहीं तो कल आपको इससे भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कभी भी किसी के साथ गलत करने से पहले हज़ार बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल भगवान आपके साथ गलत करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।